तो मूव करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है इसका? हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन तो दुनिया पढ़ा रही है, आप इसमें ऐसा क्या नया पढ़ा देंगे? तो मैं आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को कवर करें, ईमानदारी से अपना जो है काम करें। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है क्या, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? ये ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जीज के होने चाहिए, जनरली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है? डीजेनरेटेड का मतलब यही होता है जिनकी एनर्जीज क्या हो बेटा? लगभग बराबर हो, ठीक है? बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझें। इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे भाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है व्हेनेवर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज कंबाइंड redistribution of their energies and give rise to some new orbitals having similar shape and energy. These orbitals are known as hybrid orbital and the phenomena is known as hybridization. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल से या एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की जनरेशन करना, इस फिनोमिना का नाम ही क्या है बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन है, राइट? चलो चेक कर लेते हैं। सर अब थोड़ा सा ना गेम समझ में आ नहीं रहा। देखो मान लो ये बच्चों एस है, दिखाई देता है सभी को। ये पी है, मैं मान लेता हूँ सर ये पी एक्स है ना? और ये वाली टर्म क्या है मेरे पास? पी वाई है। और ये वाली टर्म क्या है मेरे पास? पी जेड है। बात समझ में आ रही होगी। इन चारों से मिलाकर जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उसका नाम क्या है बच्चों? sp3। कोई पूछेगा sp3 बन गई तो उसकी शेप क्या होगी? तो अब शेप ज्योमेट्री की कहानी अलग है। मैं आपको बताता हूं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा जो कि कुछ ऐसा होगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। और आप लोग जानते हो जैसे जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं वैसे वैसे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता है, और जैसे जैसे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ जाती है क्या? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो सर बात आपकी मान लेते हैं। पहला पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। दूसरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे बेटा जी? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। सर आपने तो यहाँ एक बनाया है, मतलब मैंने इन तीनों का कंबाइन करके एक बना दिया। अब इसका 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 इन चारों का क्या बनेगा बेटा? अलग ही बनेगा, ठीक है? तो क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट? इधर आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एक बार डायरेक्ट नीट में पूछ लिया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चा ये ना समझ ले कि नए बॉन्ड बन रहे हैं तो नए बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है और रिलीजिंग फैक्टर की वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए सर आगे मूव करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दीज इज मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ये आपस में कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे ताकि रिपल्शन क्या रहे? मिनिमम रहे, एंड मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। क्लियर है भाई? तो बहुत सीधी सी बात सर ने आप लोगों को सिखा दी है। नेक्स्ट, जो पाई बॉन्ड होता है या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट? नेक्स्ट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओके दिस इज डू नॉट बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, या मैं बोलूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल देन दैट ऑफ द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? देखो थियरी से हाइब्रिडाइजेशन का लगभग कोई सवाल नहीं बनता भाई, बहुत रेयर है। आप लोग सीधी सीधी सर की एक बात समझे। क्या सर? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे नहीं कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाएगा, उनकी एनर्जी शेप साइज क्या रहने चाहिए? सिमिलर रहने चाहिए। और फिर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक हाइब्रिड
ऑर्बिटल जनरेट होता है, इस फिनोमिना का नाम ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। फिर मैंने बोला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से मोर डायरेक्शनल होगा, और जितना ज़्यादा कोई एटम या ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल होता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर ओवरलैपिंग यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पाई जाती है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे बनेंगे वो डिपेंड करता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे, राइट। फिर बस यही एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत जल्दी से इसको नोट करिए प्लीज, नोट इट डाउन। चलिए जी नेक्स्ट, होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो बहुत ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के कुछ नियम बता देता हूँ। इधर आ जाएंगे सभी बच्चे, इधर देखो भाई, सभी इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। ये जो स्टेरिक फैक्टर है ना, जिसका नाम Z होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेरिक फैक्टर। मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, स्टेरिक फैक्टर हम इसको लोग बोल देते हैं। और स्टेरिक फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका थोड़ा सा लेस कॉमन है और दूसरा ज़्यादा वो मतलब समझ रहे हो वो कॉमन तरीका है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आप जितने भी सिग्मा बॉन्ड बने हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर को जोड़ दो। ऐसा करने से आपके पास Z आ जाएगा। बात समझ में आ गई, पाई बॉन्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन जो इसका दूसरा मेथड है ना, ये बड़ा ही अच्छा मेथड है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। Z की वैल्यू बराबर होगी, Z की वैल्यू बराबर होगी नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज। क्लियर है मेरी बात? बोलो बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एंड ये जो पूरा डेटा आएगा इसको आप किससे डिवाइड करने वाले हैं, दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। सर मोनोवैलेंट एटम बोले तो हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। याद रहे यहाँ मेटल नहीं होना चाहिए। पता लगे तुम सोडियम भी तो एक बॉन्ड बनाता है, सर नहीं, सोडियम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। क्या ये बात समझ में आई भाई सभी बच्चों को? तो दो मेथड थे। अब मान लीजिए किसी भी तरीके से आपका जो Z है वो यहाँ पर आता है मेरे पास 2। भाई Z की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू Z की क्या रहेगी, 2, क्योंकि एक तो नहीं हो सकती। एक ऑर्बिटल अपने आप से ही कैसे ओवरलैप करेगा, कम से कम कितने चाहिए ओवरलैपिंग करने के लिए, 2। इसका मतलब Z की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी 2, दैट मस्ट बी 2। और अगर मैंने बोला है sp, एक s ऑर्बिटल तो s होता है, p का मैंने यहाँ पर px ले लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होनी चाहिए बेटा जी, लीनियर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसकी जियोमेट्री को मैं लीनियर बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा भाई, और लीनियर बोलूँगा तो इसका एंगल कितना मुझे बताना पड़ेगा, 180। तो बॉन्ड एंगल एक ही टाइप का होगा जिसका नाम है 180 डिग्री। क्लियर है भाई? सर बहुत सिंपल है। sp2 यानी कि Z की वैल्यू अगर 3 आती है देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp2 तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, एक px और py को मैंने जोड़ा है, इसलिए जो कॉन्फर्मेशन यहाँ पर बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, देखिए जरा, इस तरह का एक डेटा आपको दिखाई देगा, हाँ या ना। सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और इसको क्या बोलेंगे जी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई पूछेगा जी इनमें एंगल कितना होगा, तो सभी को दिखना चाहिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री एक नहीं, तीनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 120 डिग्री यहाँ पर जो है मुझे एंगल आप लोगों को दिखाना चाहिए। थर्ड जो ज्योमेट्री है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेप, मैं शेप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को मिला के। जब लॉन पेयर को हटा के बात करते हैं, या मैं बोलूँ केवल बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, शेप की बात कर रहे होंगे। इधर आ जाइए भाई, sp3 के अंदर अगर मैं देखता हूं तो sp3 की जो शेप होती है आप लोग जानते हो सभी, इसको हम लोग टेट्राइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राइडल। और टेट्राइडल को ऐसे TD रिप्रेजेंट कर देते हैं, अदरवाइज पूरा लिख दो भाई, टेट्राहेड्रल। अच्छा ऐसा कहना है, जब हम लोग इसको मॉडल से समझाएंगे आपकी क्लास में तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका जो एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट, हाँ या ना। आप ऐसा मानकर चलें 109 ही लिख रहा हूँ मैं, और 109 वाले कितने एंगल होंगे ज़रा देख के बताओ। सर 109 28 डिग्री मिनट के जो एंगल पाए जाएंगे वो एक ये मतलब 4 एंगल, चारों के बीच में ये एंगल जो है सेम रहेंगे, हाँ या ना।
तो इस तरीके से ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। ये sp3d की अगर मैं बात करूं, sp3dt का फोटो जो बनता है वो ऐसा बनता है, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट खींच दो, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। ऑल तो जब मैं VSEPR थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खोल खाल के पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी तब तक के लिए ये डेटा आप लोग अपने दिमाग में रखें भाई सभी बच्चे। तो इस केस में तरीका है, जैसे बोर्ड के प्लेन में 3 बॉन्ड हैं, जो कि एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, है ना। और बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे तुम्हारी तरफ, और बोर्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है भाई। ये वाले बॉन्ड कैसे, इक्विटोरियल, और ये जो तुम्हारी तरफ या बोर्ड के पीछे होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सियल। आप इस बोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टली कर लो तो ये वाला एंगल ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। तो इसको अगर देखोगे तो नीचे कितने परपेंडिकुलर एंगल नजर आएंगे आपको, 3, और इसको पलटा लो तो नीचे वाला एंगल भी कितना नजर आएगा, 3। तो टेक्निकली देखूं अगर मैं, तो इसका नाम क्या होता है, पहले तो नाम बताओ सर। इसका नाम है TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, नॉट प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, राइट। अच्छा, इसके एंगल पर जहां पर सवाल उठता है तो बहुत ध्यान से सुनो भाई, इसके और इसके बीच में जो एंगल है ना, उस एंगल को मैं क्या बोलूंगा सर, 120 डिग्री के कितने एंगल पाए जाएंगे बता दो, 3 एंगल पाए जाएंगे, हाँ या ना। फिर कोई पूछेगा मुझसे भाई 90 डिग्री के कितने एंगल पाए जाएंगे, मैं कहूँगा जी 6 एंगल होंगे। एक तो ये जो ऊपर इसके परपेंडिकुलर है इसकी रिस्पेक्ट में नीचे वाले 3, और इसके पीछे जो परपेंडिकुलर है उसके रिस्पेक्ट में ये प्लेनर वाले 3। क्लियर हो गया। अच्छा, इधर सुनेंगे सभी बच्चे, अगर इसके अलावा भी कोई इसमें एंगल होगा, एक एंगल और है, कौन सा, 180 डिग्री पर अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री में पाए जाने वाला एंगल कितना होगा, 1। तो भाई ये तीनों डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आने चाहिए। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो काम की बात है, सुन लीजिए। 2 पोजीशन है, एक तो ये पोजीशन जो तुम्हारी तरफ को आ रही है, इसका नाम है एक्सियल पोजीशन, ठीक है बेटा। और एक पोजीशन वो जो बोर्ड पर है जहां पर ये 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। सर की एक बात सुनो ध्यान से, सर की नहीं मतलब बेंट रूल है एक, बेंट रूल ने बोला था कि लॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सुन लो ध्यान से, लॉन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पर मत रखना, दे ऑलवेज स्टेबल एट इक्विटोरियल पोजीशन। इसका रीजन, इसका लॉजिक जब बेंट रूल आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं साथ साथ बताकर आप लोगों को चलूं कि मेरे पास एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, तो मेरा दिमाग क्या कहेगा, क्लोरीन को कहाँ रखूंगा, मैं यहाँ रखूंगा, और फ्लोरीन को एक्सियल पर रखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पहले से मेंशन कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पोजीशन है, या मैं कहूँ कि ये किसकी पोजीशन है, लॉन पेयर की पोजीशन है। होप डेटा क्लियर हो गया होगा भाई सभी बच्चों को। धीरे धीरे ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए भाई, अब कहानी आती है, सर ये बना कैसे होगा, S से, PX से, PY से, PZ से और DZ स्क्वायर से। कोई पूछ सकता है आप लोगों से कि इसमें बनने वाला बॉन्ड D का कौन सा होगा, तो बोलना DZ स्क्वायर। किसी ने बोला DX स्क्वायर Y स्क्वायर तो गलत होगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट sp3d2, तो यहाँ पर S भी है, PX भी है, PY, PZ, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से इस वाली शेप ज्योमेट्री को मुझे बोलना चाहिए ऑक्ट्राहाइड्रल। ये कुछ ऐसी बनती है प्यारे बच्चों, है ना। ऑक्ट्राहाइड्रल में अगर कोई मुझसे एंगल पूछेगा, मैं पूरा लिख दूं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट्राहेड्रल। देखो हेड्रल जो वर्ड है ना, हेड्रल रिप्रेजेंट करता है फेस को, सुन लो भाई सभी, हेड्रल रिप्रेजेंट करता है फेस को। ऑक्टा का मतलब होता है 8। हमने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए सर, यहाँ तो 6 बॉन्ड बनाए, हाँ या ना। आप चेक कर लीजिए यहाँ कितने बॉन्ड दिखाई देंगे, सेंट्रल एटम से 6 बॉन्ड दिखाई देंगे। इसका मतलब इसका नाम तो होना चाहिए हेक्सा, है ना, लेकिन नाम क्या आ रहा है, ऑक्टा। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है सर कि अगर मैं फेस पर 4 एटम रखूं और इसके अराउंड एक परपेंडिकुलर डालूं और उससे मैं पिरामिड खींचने की कोशिश करूं या फेस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो ऊपर से 4 फेस आएंगे और नीचे से भी 4 फेस आएंगे। तो ऑक्ट्राहेड्रल का मतलब 8 बॉन्ड नहीं है, ऑक्ट्राहेड्रल का मतलब है 6 बॉन्ड, या मैं बोलूं 8 फेस। जैसे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में 4 एटम से या 4 बॉन्ड से 4 फेस बनते हैं, लेकिन ऑक्ट्राहेड्रल में 6 एटम से ही 8 फेस बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑक्ट्राहेड्रल। ठीक है भाई, 6 एटम यूज हुए हैं, ये भी बात याद रखना, सेंट्रल एटम के बाद में। ऑक्ट्राहेड्रल की अगर मैं कहानी सुनाऊं आप लोगों को,
ऑक्ट्राहाइडल की अगर मैं कहानी सुनाऊं आप लोगों को तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इसके अंदर पाए जाने वाला एंगल, पहले बताओ इसके अंदर कौन कौन सा एंगल प्रेजेंट होगा। सर मेरे अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री के एंगल हैं वो कितने हैं, 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, बोलो आने चाहिए। इसके अलावा 180 डिग्री के एंगल कितने आने चाहिए इसके अंदर, सर एक ये तो 3 आना चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी कोई एंगल होगा क्या, नहीं मेरे हिसाब से इसके अलावा तो और कोई एंगल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और एंगल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं sp3d3। याद रहे इसके कॉम्पोजिशन को याद करके रखना। इसमें एक s का, एक 3 p के px py pz और d के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, जिनमें से पहला ऑर्बिटल था dz², दूसरा x² y² और तीसरा क्या है बेटा मेरे पास xy। तो ये अपने दिमाग में याद रखोगे तो हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर पाओ। चलो जी, इनका नाम क्या है, पहले तो फोटो बना लेते हैं। आप लोगों ने पेंटेन बनाया है, आप कहोगे सर बिल्कुल बनाया है, अच्छी तरह बना लेते हो, बहुत अच्छी तरह बना लेते हैं सर। लो सर बन गया पेंटेन, बहुत बढ़िया। अब पेंटेन के अंदर मानकर चलो कि यहाँ एक सेंट्रल एटम बैठा हुआ है या आप जो है इधर बैठे हुए हैं, और आप जब इधर बैठे हुए हैं तो पहला बॉन्ड ऐसे खींच दो, दूसरा ऐसे खींच दो, तीसरा ऐसे खींच दो, चौथा ऐसे खींच दो, पांचवा ऐसे खींच दो। कर सकते हो क्या, बोलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो पेंटागोनल हुआ है अभी। बाई पिरामिडल मतलब दो हैं क्या, पैरामिड, और दो पैरामिड का मतलब है सर ये वाला एंगल ऐसे खींच दो और ये वाला एंगल ऐसे। मैंने थोड़ा सा टिल्ट ऐसे दिखाया लेकिन होता बिल्कुल परपेंडिकुलर है, होता बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इस बात का नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इनका नाम है। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे भी बोल देते हैं क्या बोलते हैं, टीबीपी, नहीं हाँ पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पीबीपी है ना, ठीक है भाई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका जो है नाम है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए 72 डिग्री के कितने एंगल होंगे यहाँ भाई, 360 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री के तो 5 हो जाएंगे, हाँ या ना भाई। 72 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे बच्चा, 5। और कोई आप लोगों से पूछे 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, बड़ा ही सिंपल है सर, एक परपेंडिकुलर आपने 5 पर ऐसे डाला था और एक इसके पीछे डाला था, तो हाउ मैनी राइट एंगल आर देयर, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर एंगल हो गए 10, हाँ या ना। और कोई एंगल है आपके पास, है एक और एंगल है 180 डिग्री का, कितने एंगल होंगे बताओ, गलती मत करना कुट जाओगे वरना। 180 के कितने एंगल होंगे, जिसने ये सोचा ना कि सर ये वाला एंगल 180 है, ये वाला एंगल 180 से, वो पिटाई मांग रहा है, ठीक है ना भाई। ये 180 होता तो बीच में एंगल फिर 90 होता, यहाँ केवल एक ही 180 है, कौन सा, ये जो परपेंडिकुलर आप लोगों ने डाला है। तो होप ये बात समझ में आई होगी सर की। ऑल्दो ये सारा ज्ञान VSCPR थ्योरी में मैं बड़े लेवल पर आप लोगों को सिखाऊंगा, राइट, लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूरी था जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया। चलिए जी मूव करते हैं अब मेन अपने टास्क पर, जिसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। पहले पहला मेथड यूज़ करेंगे, फिर अपना बम्बार्डिंग मेथड सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहता हूँ सुनो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, C है, ये H है, ये H है, पता है आप लोगों को। मुझे बताइए, मुझे आप लोग बताइए, और ले लेते हैं एक और है ना sp2c, और ये ट्रिपल बॉन्ड और CH। इधर देखो भाई, मुझे बताइए इस कार्बन पर मैं देखूं हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, सिग्मा 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 सिग्मा, हाँ या ना। अगर ये बात सच है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि z की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर z की वैल्यू 4 है तो मतलब मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा, यहाँ मूव कर जाऊंगा, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन sp3, जियोमेट्री टेट्राहाइडल, शेप के बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा, ऑल दो शेप और जियोमेट्री इस केस में क्या होंगी, सेम ही होंगी, उसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। sp3 इधर आ जाओ जरा, सिग्मा पाई सिग्मा, तो बेटा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 ही काउंट हुए, 3 काउंट हुए, तो sp। यहाँ आ जाइए जरा, इस वाले कार्बन पर चेक करा दें, तो ये सिग्मा है सर, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे पाई पाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे पाई, और डेटिव बॉन्ड को मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करके ही चलता हूं, राइट। आ जाइए इधर,
यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर टू, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, sp हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीखे, और ये महा बच्चागिरी है, मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, जो रियल सवाल है वो अभी आप लोगों से बस 2 कदम दूर है, इसलिए बहुत जल्दी से इसको नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करिए।